वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन इंडियन फिल्मों के बारे में। वैसे तो एक समय पर ये जो वर्ड है पैन इंडिया का एक बहुत ही बड़ा वर्ड होता था किसी भी फिल्म के लिए। जब कभी भी कोई फिल्म आती थी उसकी हाइप बढ़ाने के लिए उसके आगे पैन इंडिया फिल्म जो है लगा दिया जाता था। इस चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ किया गया कि आज की डेट में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी फिल्म पैन इंडिया है, कौन सी फिल्म पैन इंडिया नहीं है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज की डेट में आपको हर महीने एक पैन इंडिया फिल्म जो है देखने को मिल जाती है, जो कब आती है कब चली जाती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये लिखते और बात करते नजर आते हैं कि ये क्यों रिलीज करते हैं जब इन्हें ढंग का रिलीज देना ही नहीं होता है। तो क्यों ये माहौल बना है, किस लिए फिल्में आ रही हैं जा रही हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को सक्सेस लेना है यहां पर हिंदी मार्केट में या फिर पैन इंडिया लेवल पर, उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक पैन इंडिया हिट, पैन इंडिया सक्सेस, ये जो टैग है ये टेक्निकली किसी भी फिल्म को तभी मिलना चाहिए, खास करके किसी भी साउथ की फिल्म को तभी मिलना चाहिए जब वो फिल्म अपने स्टेट में एक हिट का टैग ले ले, एट द सेम टाइम बाकी तीनों साउथ की स्टेट में भी जो है सक्सेसफुल हो जाए और उसके बाद हिंदी वर्जन जो है फिल्म का वो भी अपना ब्रेक इवन हासिल करने में कामयाब रहे। पर टेक्निकली देखा जाए तो इस चीज को अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए तो किसी भी फिल्म के लिए इस चीज को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में हर स्टेट की जो ऑडियंस है उनका फिल्मों का जो टेस्ट है वो कहीं पर थोड़ा थोड़ा तो कहीं पर बहुत ज्यादा अलग है। अब देखोगे तो मलयालम और तमिल ऑडियंस का फिल्मों के अंदर जो टेस्ट, जो प्रायोरिटीज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। कोई फिल्म अगर तमिलनाडु में बहुत बड़ी हिट होती है तो उसके केरला में चलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर किसी फिल्म को केरला में रिजेक्ट कर दिया गया है तो उस फिल्म का तमिलनाडु में चल पाना भी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर कोई फिल्म तमिलनाडु और केरला दोनों ही जगहों पर बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही है या फिर एक कल्ट फिल्म साबित हुई है, तब देखा जाता है कि उन फिल्मों का हिंदी मार्केट में और तेलुगु मार्केट में चल पाना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है। हाँ, बाहुबली 2, KGF 2, पुष्पा पार्ट 1 जैसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस जरूर हैं, पर इन फिल्मों की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है और टेस्ट और प्रायोरिटीज के अंदर ये जो डिफरेंस है वो कोई भी बहुत ही आसानी से नोटिस कर सकता है। अब इसके पीछे हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर जिसके बारे में बात करने के लिए मुझे एक सेपरेट अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली हम बनाएंगे, पर आज का ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा हिंदी मार्केट के ऊपर। और उसके पीछे का कारण यह है कि क्योंकि हिंदी मार्केट इतना बड़ा है कि आज की डेट में अगर कोई फिल्म किसी स्टेट से निकल के आती है, अपने आप को पैन इंडिया फिल्म के तौर पर प्रेजेंट करती है, तो वो फिल्म अगर बाकी 3 राज्यों में ना चले और अगर हिंदी मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो जाती है तो अपने आप ही उस फिल्म को जो है एक पैन इंडिया हिट, एक पैन इंडिया सक्सेसफुल फिल्म जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। आज के समय में आपने सोशल मीडिया पर काफी लोगों को ये लिखते और बोलते हुए सुना होगा कि हमारी जो हिंदी ऑडियंस है उनका झुकाव साउथ की फिल्मों की तरफ आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है। कोई फिल्म अगर साउथ से आती है और उसके अंदर खामियां भी नजर आती हैं तब भी हमारी ऑडियंस जो है उन्हें नजरअंदाज कर देती है, और वही चीजें अगर किसी बॉलीवुड फिल्म के अंदर नजर आ जाए तो उन्हें बहुत ही भारी आलोचनाओं का जो है सामना करना पड़ता है। काफी बार लोगों का यह भी कहना रहता है कि यही फिल्म अगर साउथ में बनी होती तो लोग उसे अपने सर पे बिठाकर नाच रहे होते। पर क्या यह सच्चाई है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 सालों के अंदर महेश बाबू जैसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो साउथ के जितने भी पॉपुलर एक्टर्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस के बीच में थोड़ी या फिर बहुत है, उन सभी की फिल्में जो है पिछले 2-3 सालों में आपको डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज होती हुई नजर आई है। अब उनमें से भी अगर आप देखोगे तो कुछ फिल्में जैसे कि KGF 2, पुष्पा, सलार, लियो जैसी कुछ बड़ी बड़ी फिल्में थी जिनके एक्टर्स की पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस के बीच में बहुत ही ज्यादा थी और वो फिल्में जो है यहां पर सक्सेसफुल साबित हुई। पर इन सभी फिल्मों के अलावा जो फिल्में हिंदी बेल्ट में सक्सेसफुल साबित हुई हैं, उन फिल्मों के अंदर जो एक्टर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, उनकी पॉपुलैरिटी देखा जाए तो हिंदी ऑडियंस के बीच में बिल्कुल ना के
बराबर ही थी। देखा जाए तो केवल निखिल सिद्धार्थ एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी थी। कार्तिकेय 1 जो आई थी उसकी भी हिंदी ऑडियंस के बीच में थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी थी। अदरवाइज ऋषभ शेट्टी, प्रशांत वर्मा, तेजा सज्जा, इन सभी की पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस के बीच में आज से 2-3 साल पहले बिल्कुल ना के बराबर ही थी। और आज भी अगर आप देखोगे तो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है जिनको वो फिल्में डेफिनेटली पसंद आई होंगी, पर अगर आप पूछोगे कि उस फिल्म के अंदर एक्टर कौन था तो कुछ लोग तो आज भी रक्षित और ऋषभ शेट्टी के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हनुमान फिल्म के अंदर एक्टर का नाम क्या था। तो डेफिनेटली इन फिल्मों के पीछे के सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था इन फिल्मों का कंटेंट जो ऑडियंस को पसंद आया, या फिर कह सकते हैं कि वो कंटेंट जिसके अंदर हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का इतिहास का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ था। अब उस फैक्टर ने इस फिल्म के सक्सेस में कितना बड़ा रोल प्ले किया है वो हम आज की डेट में तो जज नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट तब तक हम जज नहीं कर सकते हैं जब तक कोई एक ऐसी फिल्म ना आए जिसके अंदर कंटेंट भी स्ट्रांग हो, ये फैक्टर भी हो, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर जाए। जब तक ऐसी फिल्म नहीं आ जाती है तब तक मेरे हिसाब से इस चीज को जज कर पाना जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर हां, डेफिनेटली ये कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि इस फैक्टर ने जो है इन फिल्मों के सक्सेस में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले किया है। अब इस चीज को आप मानो चाहे ना मानो, पर फिल्म के जो मेकर्स हैं, फिल्म के जो एक्टर्स हैं, उनके दिमाग में ये चीज जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। इसीलिए एक सेंसेशनल हिट देने के बाद निखिल सिद्धार्थ की अगली फिल्म 24 पेजेस को जो है हिंदी में रिलीज नहीं करवाया जाता है, और उनकी एक आधी अधूरी फिल्म यानी कि स्पाई को हिंदी में रिलीज करवाने के लिए मेकर्स के पास और एक्टर के पास जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है। हनुमान फिल्म एक समय पर केवल एक रीजनल फिल्म थी। टीजर के रिलीज होने के बाद मेकर्स को जो पता चला कि क्योंकि हमारे फिल्म के अंदर हनुमान जी का कनेक्शन है, इसलिए हिंदी ऑडियंस कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट दिखा रही है इस फिल्म के अंदर, तब उन्होंने जो है फिल्म का बजट बढ़ाया और फिल्म में हनुमान जी और प्रभु श्री राम के जो पोर्शंस थे उन्हें और भव्य बनाने की जो है कोशिश की गई। तो एक तरफ से देखा जाए तो इन सभी फिल्मों के अंदर कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के इतिहास को जो है बहुत ही प्राउडली जो है सेलिब्रेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इसी बीच देखा जाए तो कुछ फिल्में ऐसी भी आई जहां पर हमारे देश के डिफेंस को, हमारे देश के वीरों को भी जो है फिल्मों के अंदर सेलिब्रेट किया गया। फॉर एग्जांपल मेजर और स्पाई। खैर स्पाई तो एक खराब फिल्म ही थी, पर मेजर फिल्म को देखा जाए तो ऑडियंस के द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा देखा जाए तो काइंड ऑफ एक पॉजिटिव रिव्यू ही मिला था, पर उन फिल्मों को जो है ऑडियंस के द्वारा कोई खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। आने वाले कुछ दिनों में ऑपरेशन वैलेंटाइन भी रिलीज होने वाली है, और अभी तक हिंदी ऑडियंस के बीच में कहीं पर भी उस फिल्म के प्रति 1% का भी जो है इंटरेस्ट आज की डेट में जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहा जाए तो ये फिल्में भी एक काइंड ऑफ राष्ट्रवादी फिल्में ही हैं या फिर थी, पर इनके प्रति हिंदी ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो कहीं पर भी हमें उस लेवल का देखने को नहीं मिला जिस लेवल का इंटरेस्ट लोगों ने कांतारा, कार्तिकेय 2 और हनुमान जैसी फिल्मों के अंदर दिखाया था। तो क्या आज की डेट में साउथ की एक मीडियम बजट की फिल्म एक टायर 2 एक्टर के साथ जिसमें कोई भी हमारे भगवान का कनेक्शन ना हो, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास का कोई कनेक्शन ना हो, जिसमें देशभक्ति का कोई एंगल ना हो, ऐसी एक फिल्म क्या आज की डेट में हिंदी मार्केट में सक्सेसफुल हो सकती है? अभी तक की अगर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो साफ साफ जवाब निकल के आता है नहीं। अब इसके पीछे के क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर दिया जा सकता है इन फिल्मों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसी के बारे में आगे अब इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहां पर नेचुरल स्टार नानी और उनकी कुछ फिल्मों को जो है एग्जाम्पल के तौर पर रखने वाला हूं, क्योंकि नानी एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी 2 फिल्में पिछले साल जो है थिएटर्स में रिलीज करवाई गई डायरेक्ट हिंदी में। दशहरा फिल्म के लिए उन्होंने अच्छा खासा प्रमोशन भी किया था, पर उसके बावजूद भी उनकी ना दशहरा फिल्म को उतना कुछ खास रिस्पांस मिल पाया थिएटर लेवल पर, और ना ही हाय नाना को वैसा रिलीज मिला और ना ही ऐसा रिस्पांस मिला थिएटर लेवल पर। बाद में जब फिल्में ओटीटी पर आई तो डेफिनेटली ऑडियंस के द्वारा उन दोनों ही फिल्मों को जो है काफी एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। और आज की डेट में देखा जाए तो विजय देवरकोंडा, नानी, राम पोतीनेनी, शिवा कार्तिकेयन, रक्षित शेट्टी, टोविनो थॉमस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो टायर 2 एक्टर
एक्टर्स के नाम हमें देखने को मिलते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस के बीच में एक अच्छी खासी आज की डेट में हमें देखने को मिलती है। पर कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलैरिटी है ये सोशल मीडिया लेवल तक ही है। ये पॉपुलैरिटी जो है ग्राउंड लेवल पे जो ऑडियंस होती है, जो सही मायनों में किसी फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर हिट बनाती है, उन तक पहुंच नहीं पाई है। उसके पीछे की क्या कारण है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहला कारण किसी भी फिल्म का आज की डेट पर पैन इंडिया लेवल पर सक्सेसफुल ना होने का है तो वो है यहां पर फिल्म के मेकर्स का इंटरेस्ट। आज की डेट में आपको पता हो नहीं पता हो पर आपको बता दूं कि 95% फिल्में जो आज की डेट में पैन इंडिया फिल्म के टैग के साथ थिएटर्स में रिलीज करवाई जाती हैं, उन फिल्मों को डायरेक्ट थिएटर में रिलीज करवाने के पीछे या फिर कहें हिंदी वर्जन में रिलीज करवाने के पीछे का एक और एकमात्र जो कारण है वो है यहां पर ओटीटी डील्स। ओटीटी कंपनियां काफी बार काफी फिल्मों के सामने ये कंडीशन रखती है कि आपकी फिल्म अगर थिएटर में हिंदी में रिलीज हुई होगी तब हम आपको इतना अमाउंट देने के लिए तैयार हैं, तब आपकी फिल्म हमारे लिए एलिजिबल हो जाती है। तो वो जो है जस्ट उस ओटीटी डील को क्रैक करने के लिए फिल्मों को जो है डब करते हैं, पैन इंडिया का टैग लगाते हैं और नाम मात्र के लिए जो है फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करवा देते हैं। But Empuran is going out as a pan-Indian. The fact of the matter is today, when you make a film, especially when you make a big film, you anyway are going to have to dub it in 5 different languages because your digital partner, your satellite partner, they're all going to ask for these linguistic versions. Right. और इसका साफ साफ और सबसे बड़ा उदाहरण है नानी की ही फिल्म हाय पापा, जिसको देखा जाए तो केवल 15-20 थिएटर्स में ही रिलीज करवाया गया था, जबकि बहुत ही आसानी से फिल्म को जो है अच्छा खासा एक रिलीज मिल सकता था। भले ही नेशनल मल्टीप्लेक्सेस में नहीं पर नॉर्मल थिएटर्स में उस फिल्म को शोज दिए जा सकते थे, पर क्योंकि मेकर्स का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था तो डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ऐसा कोई पैसा खर्च नहीं किया गया और फिल्म को जो है केवल नाम मात्र के लिए जो है थिएटर्स में रिलीज करवा दिया गया। अब क्योंकि फिल्म को हिंदी में डब करवाकर थिएटर में केवल इसीलिए रिलीज करवाया गया है कि एक ओटीटी डील क्रैक कर ली जाए, तो इसलिए फिल्म की डबिंग कैसी हुई है, फिल्म के गाने कैसे निकल के आए हैं, इससे किसी को भी 1% भी जो है फर्क पड़ता नहीं है। हाय नाना फिल्म की अगर मैं बात करूं तो रिलीज से पहले इस फिल्म का केवल एक ही गाना तेलुगु में जो है पॉपुलर था और रिलीज होने के बाद इस फिल्म के सारे गाने, कहा जाए तो फिल्म का पूरा एल्बम जो है 2 हफ्तों तक जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हाय पापा फिल्म भी आज की डेट पे नेटफ्लिक्स पर आने के बाद हिंदी ऑडियंस के बीच में काफी पॉपुलर है। देखा जाए तो काफी जगहों पर रिस्पॉन्स जो है हिंदी ऑडियंस के द्वारा काफी अच्छा मिला है। पर आप मुझे बताइए कि एक गाना बता दीजिए इस फिल्म का जो आज की डेट में हिंदी ऑडियंस के बीच में पॉपुलर हो पाया हो। और ये केवल इस फिल्म की बात नहीं है, जितनी भी मीडियम बजट की फिल्में आज की डेट में पैन इंडिया लेवल पर हिंदी वर्जन में थिएटर में रिलीज हो रही हैं, उन सभी फिल्मों के अंदर यही प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। मैं जानता हूं ये कोई आसान काम नहीं है, पर एट द सेम टाइम ये कोई नामुमकिन काम जो है बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर मेकर्स शुरुआत से डे 1 से ही एक विजन लेकर चलते हैं कि हमें अपनी फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाना है, हमें हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो वो कंपोजिशन स्टेज पर से ही जो है अगर यहां पर हिंदी वर्जन को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली ऐसे गाने निकल के आएंगे जहां पर भले ही पूरे एल्बम में से सारे के सारे नहीं, एटलीस्ट 3 गाने जो है हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेंगे। पर क्योंकि मैक्सिमम फिल्मों में ऐसा होता है कि फिल्मों को जो है केवल और केवल अपनी रीजनल ऑडियंस के हिसाब से ही बनाया जाता है, उसी के हिसाब से ही गाने कंपोज किए जाते हैं और बाद में फिल्म जब थिएटर में रिलीज होने के करीब आती है तब जो है हिंदी वर्जन पर काम करना स्टार्ट किया जाता है। और उस स्टेज पर आने के बाद मेकर्स के पास एक ही रास्ता बचता है, यहां पर ओरिजिनल वर्जन के जो भी लिरिक्स हैं उसे ट्रांसलेट कर दिया जाए, जिस कारण से यहां पर जो वर्ड्स हैं वो इस तरीके से सेट होते हैं कि एक साथ बहुत ही वियर्ड साउंड करते हैं, जिनको पूरा सुन पाना भी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि ये सभी मीडियम बजट की फिल्में हैं, यहां पर डबिंग पर ज्यादा पैसा खर्च किया नहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि गानों पर भी कुछ खास पैसा खर्च किया नहीं जाएगा, जिस कारण से जो सिंगर्स को यहां पर सिलेक्ट किया जाता है उनका भी गानों के साथ कोई तालमेल बैठता नहीं है, जिस कारण से काफी बार गाने ऐसे साउंड करते हैं कि मानो सिंगर को आधे पेमेंट पर गवाया जा रहा हो। चाहे हिंदी मार्केट हो चाहे साउथ का मार्केट हो, अच्छे गानों से बड़ा प्रमोशनल कंटेंट आज की डेट में कुछ नहीं है। आप अपनी फिल्म को ग्राउंड लेवल पर प्रमोट करो चाहे ना करो, पर अगर आपके पास 3 अच्छे सुपरहिट गाने हैं तो आप
आपकी फिल्म का प्रमोशन अपने आप ही हो जाता है। सोशल मीडिया के जमाने में गाने, अच्छे गाने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिसेंटली भी आप बॉलीवुड की कुछ फिल्मों को उठाकर देख लो जिनका हाइप रिलीज से पहले ना के बराबर था, पर केवल और केवल गानों के दम पर ही जो है फिल्मों ने अच्छा खासा सक्सेस हासिल कर लिया, या फिर कहें एक अच्छा खासा इनिशियल रिस्पांस जो है हासिल कर लिया। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को फिल्मों के बारे में नहीं पता होता है, सोशल मीडिया पर रील्स में, शॉर्ट्स में गानों को सुनते सुनते जो है लोग फिल्म को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और फिल्म का प्रमोशन जो है अपने आप ही हो जाता है। और रही बात डबिंग की, तो उसके बारे में जितना बात किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि आज की डेट में जो टैलेंटेड प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट हैं उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए जिस तरीके से कुछ बेरोजगार लोगों को काम दिया जा रहा है, जिनको डबिंग से कोई लेना देना नहीं है, जिनको ठीक से एक्टिंग तक करने नहीं आती है, उन लोगों को जो है आजकल जो है काम दिया जा रहा है। तो डबिंग के बारे में क्या ही बात की जाए। पर अगर बात हम करें यहां पर नानी की, तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी फिल्म दशहरा के लिए अपने लिए जो वॉइस सिलेक्ट की थी वो अच्छी थी, पर क्या फिल्म की डबिंग अच्छी थी? उसका जवाब है नहीं। दशहरा नानी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी, सबसे महंगी फिल्म थी, देखा जाए तो पहली पैन इंडिया फिल्म थी, जिसके लिए उनकी कोशिश रहनी चाहिए थी कि बेस्ट से बेस्ट डबिंग स्टूडियो को जो है यहां पर काम दिया जाए। और उन्होंने किया क्या, यहां पर एक ऐसे स्टूडियो को काम दिया जो स्टूडियो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए रद्दी के भाव में जो है फिल्मों को डब करता है, जहां पर उस डबिंग को सुनना और अपने आप को टॉर्चर करना एक समान हो जाता है। ऐसी एक कंपनी को नानी ने जो है इस फिल्म को डब करने को दिया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कुछ फिल्मों के केस में देखा जाता है कि फिल्म का जो लीड एक्टर है वो जो है अपनी वॉइस के लिए, अपने डबिंग आर्टिस्ट के लिए जो है काफी चिंतित रहता है। वो कोशिश करता है कि मेरी जो वॉइस है वो फिल्म के अंदर अच्छी सुनाई देनी चाहिए। तो उस केस में तो कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर नेचुरल स्टार नानी और बाकी जितने भी टायर 2 एक्टर्स हैं, उनकी जो फिल्में हैं, जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में आती हैं, उनके अंदर लीड एक्टर ही सब कुछ नहीं होता है। उन फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर्स भी जो है, बाकी लीड एक्टर्स भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैक्सिमम फिल्मों के अंदर होता यह है कि ऐसी फिल्मों के अंदर लीड एक्टर की जो वॉइस है वो तो अच्छी निकल के आ जाती है, पर सपोर्टिंग एक्टर्स की वॉइस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस कारण से फिल्म की जो ओवरऑल डबिंग है वो जो है बहुत ही खराब नजर आने लगती है। इसके अलावा अगर टायर 2 एक्टर्स की हम बात करें तो हिंदी ऑडियंस के बीच में उनकी एक पहचान बन पाना भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आपके और हमारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर रोज ही एक दूसरे से बात करते रहते हैं। देखा जाए तो आज की डेट में नानी, देवराकोंडा, शिवा कार्तिकेयन, रक्षित शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, अडविशेष, टोविनो थॉमस, इन सभी को जो है आज की डेट में सोशल मीडिया पर हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है। पर आप मानो चाहे ना मानो, सोशल मीडिया की ऑडियंस और थिएटर की जो ऑडियंस होती है उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। यहां पर मैं उन ऑडियंस की बात कर रहा हूं जो किसी भी फिल्म को रिव्यू पढ़ के देखने नहीं जाते हैं, जिनको सोशल मीडिया पर आके किसी फिल्म का रिव्यू नहीं लिखना है, वो केवल पोस्टर पे किसका चेहरा लगा है वो देखने जाते हैं। और वो तभी देखने जाते हैं जब उनके दिमाग में ये चीज क्लियर होती है कि इस एक्टर से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मैं अगर इस एक्टर की फिल्म को थिएटर में देखने जा रहा हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। मुझे एक्शन देखने को मिलेगा, मुझे कॉमेडी देखने को मिलेगी, मुझे रोमांस देखने को मिलेगा, मुझे अच्छे गाने देखने को मिलेंगे, या फिर अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। जब तक उनके दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक वो किसी भी एक्टर की फिल्म की टिकट को खरीदने में डेफिनेटली हिचकिचाने वाले हैं, या फिर उसके सामने जो दूसरे ऑप्शंस हैं उन्हें सिलेक्ट करने वाले हैं। अब जब बात नानी जैसे एक्टर्स की होती है जो पूरी तरीके से फोकस अपने फिल्म के कंटेंट पर और अपने कैरेक्टर के ऊपर रखते हैं, उनकी फिल्मों के अंदर जो है एक कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है, या फिर कहें उन ऑडियंस के लिए जो है एक कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। नानी एक रोम कॉम करते हैं, फिर एक एक्शन ड्रामा करते हैं, फिर एक इमोशनल ड्रामा करते हैं, इसके बाद एक विजिलेंटे थ्रिलर आने वाली है, उसके बाद फिर से एक विलेज ड्रामा करने वाले हैं। देखिए आज की डेट में काफी ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास मल्टीप्लेक्सेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है, कुछ एक्टर्स हैं जिनके पास सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है। तो वो जो ऑडियंस है ना वो बना पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब स्क्रिप्ट लेवल पर, यहां पर स्केल लेवल पर इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा
रहा हूं कि नानी को एक ही तरीके की फिल्में करनी चाहिए। नानी आज की डेट में जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उससे मैं पर्सनली बहुत ही खुश हूं। उन्हें इसी तरीके से अपनी फिल्मों को बनाना चाहिए, कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पर हम बात यहां पर कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पर सक्सेस की, पैन इंडिया लेवल पर या फिर हिंदी ऑडियंस के बीच में पहचान की। और अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं निखिल सिद्धार्थ ने इस चीज को काफी हद तक यहां पर समझ लिया है, और आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं उस एक पहचान को बनाने में जो है अब लग चुके हैं। कार्तिकेय 2 के बाद उन्होंने स्पाई की, और अगर आप देखोगे तो उनकी अगली जो फिल्में आ रही हैं वो सभी की सभी फिल्में कहीं ना कहीं घुमा फिराकर जो है एक ही जोन में आती हैं। और अगर वो सारी की सारी फिल्में एक अच्छी फिल्म निकलती है तो आप यकीन मानिए आगे जाकर निखिल सिद्धार्थ हिंदी ऑडियंस के बीच में डेफिनेटली अपनी एक पहचान जो है बना लेंगे। अब इन सभी चीजों को हिंदी ऑडियंस के बीच में देखा जाए तो पीआर के थ्रू भी जो है डेवलप किया जा सकता है, पर क्योंकि मैक्सिमम एक्टर्स और मेकर्स केयर ही नहीं करते हैं कि उनकी फिल्में हिंदी में चलती है नहीं चलती है, तो वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है। और होता यह है कि इन एक्टर्स की जो बातें और चर्चाएं हैं नॉर्मल ऑडियंस के बीच में तभी होती हैं जब इनकी फिल्में आती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आज की डेट में बॉलीवुड के अंदर काफी ऐसे एक्टर्स रहते हैं जिनकी फिल्में साल साल भर आती नहीं है, पर उनके बारे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पर पीआर के थ्रू जो है कुछ ना कुछ लिखा या फिर छापा जाता ही रहता है। तो इस तरीके से भी जो है यहां पर लोगों के अंदर अपनी एक पहचान बनाई जा सकती है। पर जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सिमम एक्टर्स जो हैं इस चीज के लिए केयर ही नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम यहां पर प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं एक नया अप्रोच लेना ही पड़ेगा। देखिए, जो चीज जो काम अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड के एक्टर्स या फिर फिल्म मेकर्स करते हैं उससे हटके यहां पर आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आप देखोगे तो यहां पर मैक्सिमम जो फिल्में अपने आप को प्रमोट करती हैं उनके मेकर्स जो है सीधे के सीधे डे वन से ही जो है मुंबई में जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मुंबई में बॉलीवुड बसता है। पर पता नहीं उन्हें इस चीज का आइडिया है या नहीं है कि मुंबई का ये जो मार्केट है, महाराष्ट्र का ये जो मार्केट है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर। कुछ बड़े एक्टर्स और पॉपुलर एक्टर्स की फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो बिना अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के मुंबई में किसी भी फिल्म का चल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये जितनी भी मीडियम बजट की फिल्में होती हैं ये बहुत ही छोटी फिल्में होती हैं, इनको रिलीज बहुत ही छोटा मिलता है, इनके पास विंडो जो होता है वो बहुत ही छोटा रहता है। तो जब तक इनका वर्ड ऑफ माउथ डेवलप होके एक से दूसरे बंदे तक पहुंचेगा तब तक तो जो है इनकी फिल्में थिएटर से हटना ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस मामले में मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मेकर्स को डेटा एनालाइज करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कौन कौन से वो जगह हैं जहां पर इनकी फिल्मों को डे वन से ही अच्छा रिस्पांस मिलना स्टार्ट होता है। आप पुणे उठाकर देख लो, आप भुवनेश्वर उठाकर देख लो, ये कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर डे वन से ही जो है हिंदी डब्ड फिल्मों के लिए जो है ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो काफी अच्छा रहता है। और दुख की बात यह है कि इन जगहों को जो है इनके द्वारा पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। मैं मानता हूं भुवनेश्वर एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत ज्यादा थिएटर्स नहीं है। आपको मुंबई में जितने थिएटर्स देखने को मिल जाएंगे, सूरत, वडोदरा, दिल्ली में जितने थिएटर्स देखने को मिल जाएंगे, उतने आपको भुवनेश्वर में देखने को नहीं मिलेंगे। पर आप यकीन मानिए किसी भी मीडियम बजट की फिल्म के लिए आपको पूरे मुंबई भर में जितना फुटफॉल देखने को मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा आपको भुवनेश्वर के किसी एक सिंगल स्क्रीन थिएटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि वो मार्केट इतना बड़ा है नहीं तो लोग सोचते हैं कि क्या उधर जाकर फिल्मों को प्रमोट करना, पर आपकी फिल्में तो वैसे भी जो है 5-6 करोड़ पर सिमट जा रही है। तो एटलीस्ट जो लोग आपकी फिल्म को सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट जो लोग आपकी फिल्म के लिए सही मायनों में एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, जो आपकी फिल्मों को बहुत ही अनकंडीशनल प्यार देते हैं, उनको एटलीस्ट आपको जो है एक बार कंसीडर करना चाहिए। पुणे, भुवनेश्वर जैसे और भी काफी सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर डे वन से ही जो है हिंदी डब्ड फिल्मों के लिए एक एक्साइटमेंट रहती है। भले ही वो सेंटर्स छोटे क्यों ना हो, पर वहीं से आपकी फिल्मों का मैक्सिमम कलेक्शन जो है निकल के आता है। दशहरा फिल्म के मॉर्निंग शोज भुवनेश्वर में हाउसफुल चल रहे थे, वहीं मुंबई और गुजरात में नाइट और इवनिंग शोज भी जो है उस वक्त पर कैंसिल हो रहे थे। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मेकर्स को, पीआर टीम्स को इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बड़े मार्केट को टारगेट करने के चक्कर में टाइम वेस्ट करने से अच्छा छोटे और जो स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं उन पर जो है ध्यान देना चाहिए। ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए जो ऑलरेडी जो है आपकी फिल्म को लेकर अवेयर हैं, जो ऑलरेडी आपके एक्टर्स को लेकर अवेयर हैं। उन ऑडियंस को अगर आप टारगेट करोगे तो डेफिनेटली इनिशियल स्टेज पर आपकी फिल्मों को
जो है एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, जो हो सकता है आगे जाकर एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो भी प्ले कर जाए। और 100 बात की एक बात मैं जो शुरू से लेकर अंत तक बोलना चाहता हूं कि जब तक फिल्म के लीड एक्टर का इंटरेस्ट फिल्म की हिंदी वर्जन के अंदर नहीं बनता है, तब तक फिल्म का चल पाना बहुत ही मुश्किल है। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए फिल्म को प्रमोट करना, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए फिल्म को थिएटर में रिलीज करना कभी भी किसी भी फिल्म को जो है पैन इंडिया लेवल पर सक्सेस नहीं दिलवा सकता है। आज इतने साल हो चुके हैं, इतने सालों में अगर आप उठाकर देखोगे, केवल यश केजीएफ चैप्टर 1 के लिए और अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा के लिए, ये दोनों ऐसे एक्टर्स थे जो डे वन से कहीं ना कहीं अपनी फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर सीरियस थे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा पार्ट 1 कंप्लीट नहीं हुई थी, उन्होंने फिल्म का फाइनल आउटपुट भी नहीं देखा था, उन्हें अपने फिल्म के प्रति कॉन्फिडेंस भी जो है इतना नहीं था। फिर भी क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म की हिंदी वर्जन को लेकर चिंता थी, तो फिल्म भले ही कंप्लीट ना हुई हो, पर उसके बावजूद भी वो जो है लास्ट टाइम पर फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, इंटरव्यूज दे रहे थे। रिलीज से पहले भी प्रमोट किया, रिलीज के बाद भी जो है अपनी फिल्म को प्रमोट किया। तो अगर सही मायनों में कोई एक्टर, कोई फिल्म मेकर, कोई प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर सक्सेस दिलवाना चाहता है, तो सबसे पहली उनकी कोशिश होनी चाहिए अपने एक्टर की, अपनी फिल्म की ग्राउंड लेवल पर एक पहचान बनाई जाए, ऑडियंस के दिमाग में यह क्लियर किया जाए कि वो क्या देखने आए हैं, इस फिल्म को बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या है, और सबसे मेन चीज जो भी करें दिल से करें। केवल दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो देखते हैं आने वाले समय में नानी, अड़वी शेष, शिवा कार्तिकेयन, निखिल सिद्धार्थ, इन सभी की फिल्में फिर से पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली हैं। देखते हैं इनमें से कौन सा एक्टर इस बार अपनी फिल्म के लिए क्या अप्रोच दिखाता है। हालांकि अड़वी शेष ने अपनी फिल्म मेजर के लिए अच्छा खासा प्रमोशन किया था, ग्राउंड लेवल पर जितना हो सके उतना अपने आप को ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की थी। वो फिल्म उतनी नहीं चल पाई, पर मेरे हिसाब से उन्हें वो जो कोशिश है वो नहीं छोड़नी चाहिए। अब क्योंकि उनकी आने वाली फिल्में लगभग एक ही जोन में खेलती हुई नजर आ रही है, तो वो अगर अपनी अगली फिल्मों के लिए भी जो है सेम अप्रोच दिखाते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि वो अपनी जो ये पहचान है उसे ऑडियंस के बीच में ग्राउंड लेवल पर बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो ये था मेरा पर्सनली एक एनालिसिस इस पूरे सब्जेक्ट, इस पूरे टॉपिक के ऊपर। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है, आपकी क्या एनालिसिस है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जल्दी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं हिंदी डबिंग के ऊपर। पिछले 1 साल के अंदर हिंदी डबिंग के अंदर किस तरीके के ब्लंडर्स हमें देखने को मिले हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा। अगर आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्द से जल्द जो है उस टॉपिक पर वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।